हमारे को क्या बताया जाता है, यानी संलयन टकराव के सिद्धांत में यानी वर्षा की बूंदों का क्या होता है, यानी वर्षा की बूंदों का निर्माण होता है। यानी सिद्धांत द्वारा वर्षा की बूंदों का निर्माण विस्तार टकराव तथा समेटन द्वारा होता है। देखिए, यानी आपस में जब जल की बूंदें टकराती हैं, टकराव सिद्धांत का मतलब समझ रहे हो ना आप, जब आपस में जल की बूंदें टकराती हैं तो निर्माण होता है, यानी जल बूंदों का निर्माण होता है, विस्तार होता है, उनमें आपस में टकराव होती है और आपस में समेटन की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है? समेटन की प्रक्रिया होती है। देखिए, इसके कॉन्सेप्ट पर यदि हम आते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? इसका कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि टकराव संलयन सिद्धांत, टकराव संलयन सिद्धांत द्वारा वर्षा जल बूंदों का निर्माण, सिद्धांत द्वारा वर्षा जल बूंदों का निर्माण क्या क्या होगा? वर्षा जल बूंदों का निर्माण, विस्तार, टकराव, एवं समेटन होता है। क्या होता है? एवं समेटन होता है। यानी इसके द्वारा क्या होता है? टकराव संलयन सिद्धांत द्वारा वर्षा जल बूंदों का निर्माण होता है, उनका विस्तार होता है, यानी उनमें टकराव आपस में हो जाता है और उनमें समेटन की प्रक्रिया, आपस में एक दूसरे में मर्ज हो जाना, आपस में एक दूसरे में मिल जाना, इस प्रकार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? समेटन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? यानी वायुमंडल में जो विक्षोभ है, वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण से बूंदें आपस में टकराती हैं। किसके कारण से? वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण से। यानी वायुमंडलीय जो विक्षोभ है ना, हम बात करें जो वायुमंडलीय विक्षोभ है, देखिए वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण, वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण बूंदें क्या होती हैं? बूंदें आपस में क्या करती हैं? बूंदें आपस में टकराती हैं। किसके कारण से? वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण से बूंदें आपस में टकराती हैं, जिस कारण जैसे ही वो आपस में टकराएंगी और टकराने के कारण से बूंदों में क्या होगा? बूंदों में संचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण। किसके कारण? यानी वायुमंडलीय विक्षोभ, के कारण बूंदें आपस में टकराती हैं। क्या टकराती हैं? बूंदें आपस में टकराती हैं। जब वायुमंडलीय क्या होता है?
वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण से बूंदें आपस में टकराती हैं और उनका संचयन होने से आकार बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? उनका आकार क्या हो जाता है? उनका आकार बढ़ जाता है। उनका आकार क्या हो जाता है? उनका आकार बढ़ जाता है। यानी परिकल्पना की लेकिन दो कठिनाइयाँ हैं। ये जो इस प्रकार की परिकल्पना की जा रही है ना, इस सिद्धांत की जो परिकल्पना की जा रही है, इस परिकल्पना की क्या है? इस परिकल्पना की कुछ कठिनाइयाँ हैं। क्या कठिनाइयाँ? टकराने के कारण बूंदों में सम्मिलन न होकर उनमें टूटन तथा बिखराव अधिक होना। यानी टकराएंगी बूंदें, तो टकराने के कारण से, यानी जो बूंदें आपस में टकराने के कारण से बूंदों में सम्मिलन न होकर, यानी इस सिद्धांत की यानी परिकल्पना की कठिनाइयाँ। देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, बस अभी इसको फाइनल तक क्यों लेके चल रहे हैं हम। यानी परिकल्पना की कठिनाइयाँ। परिकल्पना की कठिनाइयाँ किसकी बात कर रहा हूँ? परिकल्पना की कठिनाइयाँ। देखिए कौन कौन सी कठिनाइयाँ होंगी, मैं उसकी आपसे बात कर रहा हूँ कि परिकल्पना की हमारे पास में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ रही हैं, उसके मैं बात कर लूँ। पहला है टकराने के कारण। बूंदों के टकराने के कारण, बूंदों के टकराने के कारण सम्मिलन न होकर उनमें सम्मिलन न होकर उनमें टूटन व बिखराव अधिक होगा। टूटन व बिखराव अधिक होगा। यानी बूंदों के टकराने के कारण वो आपस में जुड़ेंगी नहीं, यानी बूंदें जब आपस में टकराएंगी तो टकराने के कारण क्या होगा? यानी बूंदों के आपस में, बूंदों के टकराने के कारण उनमें सम्मिलन न होकर टूटन एवं बिखराव अधिक होगा। उनमें टूटन एवं बिखराव अधिक होगा। क्या होगा? उनमें एक तो टूटन होगा, यानी जब आपस में टकराएंगे
तो टकराने के कारण से वो मिलेंगे थोड़ी आपस में, वो तो टूटेंगे, बिखर जाएंगे, उनमें टूटन अधिक होगा। यानी बड़ी बड़ी बूंदें छोटी बूंदों के रूप में टकरा यानी क्या हो जाएंगी, बिखर जाएंगी। एक तो परिकल्पना की समस्या यह है। अब सेकंड जो हमारे पास में समस्या आई, यानी पहली समस्या की हम आपसे बात कर रहे थे, तो पहली समस्या तो ये आई कि जब वो आपस में टकराएंगी, एक जो हम आपसे बात कर रहे हैं कि एक बात कर रहे हैं तूफानी एवं कौन से बादल, तूफानी एवं गरजने वाले बादलों से कम वर्षा होती है। देखिए, तूफाने एवं कौन से बादल, तूफाने एवं जो गरजने वाले हमारे बादल होते हैं, उन बादलों से क्या होती है, उन बादलों से कम वर्षा होती है। एक तो तूफानी बादल, और तूफानी बादल के साथ जिनमें गर्जन ज़्यादा, जिनमें गर्जन तर्जन ज़्यादा होती है, उन बादलों से क्या नहीं होती है, उन बादलों से अधिक वर्षा नहीं होती है। इस सिद्धांत की इस परिकल्पना की हमारे पास में क्या आई, इस परिकल्पना की हमारे पास में ये दो कठिनाइयाँ महत्वपूर्ण हैं। यानी ये दो कठिनाइयाँ आई हैं हमारे पास में इस परिकल्पना की, यानी इस परिकल्पना की इन दो कठिनाइयों के कारण इस परिकल्पना की ये जो दो कठिनाइयाँ हैं, इन दो कठिनाइयों के कारण से इस परिकल्पना में दिक्कत आ रही है कि साहब आपस में जब बूंदे टकराएंगे तो फिर उनमें जुड़ाव कहाँ से होगा, उनमें तो बिखराव होगा ना। तो ये तो संलयन का सिद्धांत दिया जा रहा है, ये तो आपस में बूंदों के जुड़ने से होने वाली वर्षा का सिद्धांत है। ये तो प्रिसिपिटेशन की जो थ्योरी आ रही है, वह थ्योरी कौन सी आ रही है कि आपस में बूंदों का जुड़ना और जुड़ने से होने वाली वर्षा। बल्कि ये तो देखो आप हमारे सामने, तो ये तो दो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई। जब ये दो कठिनाइयाँ हमारे सामने आ गई, ये दो प्रकार की कठिनाइयाँ जब हमारे सामने आई, तो क्या इस प्रकार की परिस्थितियों में, यानी जिस प्रकार की ये परिस्थितियाँ बनी हैं, क्या इस प्रकार की परिस्थितियों में क्या हो सकती है, क्या इस प्रकार की परिस्थितियों में संलयन का सिद्धांत काम करेगा? इस प्रकार की परिस्थितियों में संलयन का सिद्धांत काम नहीं करेगा, क्योंकि जब बूंदों में टकराव अधिक, क्योंकि जब बूंदों में टकराव अधिक होगा, और टकराव अधिक होने के कारण से, यानी बूंदों में टकराव अधिक होने के कारण से क्या होगा, उनमें बिखराव ही होगा। दूसरा है कि जो बादल गरजते हैं और जिनमें गरजने और जो तूफानी बादल होते हैं, वह बादल अधिक क्या नहीं करते हैं, वह बादल अधिक वर्षा नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, वह बादल अधिक वर्षा नहीं करते हैं। ठीक है ना। यानी लेंग म्योर ने टकराव संलयन सिद्धांत को सामान्य टकराव सिद्धांत में संशोधन प्रस्तुत, यानी एक लेंग म्योर महोदय एक विद्वान हुए हैं। कौन? लेंग म्योर महोदय। तो लेंग म्योर महोदय ने क्या कहा है, देखिए हम बात करते हैं लेंग म्योर महोदय ने सामान्य, यानी इन्होंने सिद्धांत का नाम भी सामान्य टकराव सिद्धांत दिया है। देखिए सामान्य टकराव सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सामान्य टकराव सिद्धांत। यानी सामान्य टकराव सिद्धांत में
संशोधन प्रस्तुत किया है। यानी लेंग-म्योर महोदय ने जो सामान्य टकराव सिद्धांत है, उस सामान्य टकराव सिद्धांत में क्या किया है, यानी कुछ संशोधन प्रस्तुत किया है। यानी जो बूंदों का व्यास होता है, अर्थात बूंदों के व्यास के आधार पर उनकी गिरने की गति में अंतर होता है। लेंग-म्योर महोदय ऐसा कहते हैं कि जो बूंदें होती हैं ना, यानी वो जो जल की बूंदें होती हैं, वो उनके व्यास का आकार बड़ा है या छोटा, उनका व्यास बड़ा है या छोटा है, तो उस आधार पर उनकी गिरने की गति में भी क्या होता है, उनकी गिरने की गति में भी अंतर होता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा लेंग-म्योर महोदय कहते हैं। बड़ी बूंदें, यानी जो बड़ी बूंदें होती हैं, वह बड़ी बूंदें छोटी बूंदों की अपेक्षा तेज गति से गिरती हैं। यानी जो बड़ी बूंदें होती हैं, वह बड़ी बूंदें छोटी बूंदों की अपेक्षा तेज गति से नीचे गिरती हैं। जिनका आकार बड़ा होता है, जिनका व्यास बड़ा होता है, वह बूंदें तेज गति से नीचे गिरती हैं। परिणाम स्वरूप जो बड़ी बूंदें होती है ना, तभी तो है ये संलयन का मतलब जुड़ना। यानी परिणाम स्वरूप क्या होता है, देखिए, यानी परिणाम परिणाम स्वरूप हम बात करते हैं कि परिणाम स्वरूप हम बात करें, परिणाम स्वरूप बड़ी बूंदें, कौन सी बूंदें? परिणाम स्वरूप बड़ी बूंदें छोटी बूंदों को क्या कर जाती हैं? छोटी बूंदों को आत्मसात कर जाती है। आत्मसात कर जाती हैं। छोटी बूंदों को आत्मसात कर जाती, बड़ी बूंदें छोटी बूंदों को क्या कर जाती हैं? आत्मसात कर जाती हैं। और तेज गति से, यानी तेज गति से क्या होता है, यानी तेज गति से समेट अपना आकार बढ़ा लेती हैं। और तेज गति से क्या होता है, जब बड़ी बूंदें छोटी बूंदों को आत्मसात कर लेती हैं, तो बड़ी बूंदों का और आकार बढ़ जाता है, उनको समेट लेती है। समेटने का मतलब अपने में उनको क्या कर लेते हैं, अपने में उनको मर्ज कर लेती हैं। जब अपने में उनको मर्ज कर लेती हैं, तो मर्ज कर लेने के कारण से उन बूंदों का आकार ऑलरेडी पहले से बढ़ा तो था ही, लेकिन बड़ा होने के साथ साथ और उनका क्या हो जाता है, जो समेटने की प्रक्रिया थी, यानी उन बूंदों को समेटने की प्रक्रिया थी, वह समेटने की प्रक्रिया और बड़ी हो जाती है। यानी इनसे उन बूंदों का आकार और क्या हो जाता है, उन बूंदों का आकार और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि बड़ी बूंदों ने छोटी बूंदों को क्या कर लिया, क्योंकि बड़ी बूंदों ने छोटी बूंदों को आत्मसात कर लिया। आत्मसात कर लेने के कारण से उनका आकार क्या हो गया, उनका आकार बढ़ गया। यानी जो समलिन द्वारा
यानी सम्मिलन द्वारा जो वृद्धि की रफ्तार होती है वह मंद हो जाती है। सम्मिलन द्वारा, सम्मिलन का मतलब यानी बड़ी बूंदों में छोटी बूंदों को मिलना या बड़ी बूंदों के द्वारा छोटी बूंदों का आत्मसात हो जाना, यानी जो सम्मिलन होता है, यानी जो सम्मिलन की जो रफ्तार होती है, शामिल होने की जो रफ्तार होती है, वह शामिल होने की रफ्तार क्या हो जाती है, शामिल होने की रफ्तार क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। क्या हो जाती है, यानी जो शामिल होने की रफ्तार होती है वह शामिल होने की रफ्तार मंद हो जाती है। क्या हो जाती है, शामिल होने की रफ्तार मंद हो जाती है। और जब बूंदों का आकार क्या हो जाता है, जब बूंदों का आकार बड़ा हो जाता है, यार भाई आपस में सम्मिलन हो गई, बड़ी बूंदों ने छोटी बूंदों को आत्मसात कर लिया, इस कारण से बड़ी बूंदों का आकार बढ़ गया। अब मिलने की प्रक्रिया मंद हो गई। क्यों? क्योंकि अब छोटी बूंदें बची ही नहीं, बड़ी बूंदें किसको मर्ज करेंगी, ऑलरेडी छोटी बूंदों को उन्होंने मर्ज कर लिया। जब छोटी बूंदों को मर्ज कर लिया तो अब बड़ी बूंद, अब छोटी बूंदें नहीं बची हैं, तो क्या होता है, जल बूंदों का आकार बड़ा होता है तो वे आकाश में निलंबित नहीं हो पाते, तो वो आकाश में लटक नहीं पाती हैं, तो वह आकाश में रुक नहीं पाती हैं। अब उन बूंदों का आकार क्या हो गया, अब उन बूंदों का आकार बड़ा हो गया और बड़ा हो जाने के कारण से वह बूंदें आकाश में क्या हो जाती हैं, वह बूंदें आकाश में रुक नहीं पाती हैं, निलंबित नहीं हो पाती हैं। और निलंबित नहीं होने के कारण से वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगती हैं और वह बूंदें वर्षा के रूप में क्या होने लगती हैं, वह बूंदें वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगती हैं। और इस प्रकार से टकराव संलयन सिद्धांत के द्वारा क्या प्रारंभ हो जाती है, टकराव संलयन सिद्धांत के द्वारा क्या प्रारंभ हो जाती है, हमारे पास में वर्षा प्रारंभ हो जाती है। क्या प्रारंभ हो जाती है, वर्षा प्रारंभ हो जाती है। तो देखिए हमने वर्षण के दो सिद्धांत पढ़ा, एक तो हमने मेघ अस्थिरता या आइस क्रिस्टल का सिद्धांत पढ़ा, दूसरा हमने टकराव संलयन का सिद्धांत पढ़ा। दोनों ही सिद्धांत ये कह रहे हैं हमारे को, दोनों ही सिद्धांत क्या कह रहे हैं, दोनों ही सिद्धांत हमारे को ये कह रहे हैं, एक तो बर्जरान और फंडीनेस महोदय ने दिया, दूसरा जो आइस क्रिस्टल का सिद्धांत वह बर्जरान महोदय ने प्रस्तुत किया, ठीक है ना। तो वायु की जो आपेक्षिक यानी जो सापेक्षिक आर्द्रता है, जिसको रियल यानी ह्यूमिडिटी बोलते हैं, जल की सतह की अपेक्षा हिम सतह पर क्या हो जाती है, हिम सतह पर अधिक हो जाती है। और अधिक हो जाने के बाद में यदि हम आपसे बात करते हैं, जब वहाँ की सतह पर यह अधिक हो जाती है तो अधिक हो जाने के कारण से क्या होता है, तापमान की स्थिति तब कैसी होती है, जब यहाँ पर तापमान की स्थिति -5 डिग्री सेंटीग्रेड से यानी -25 डिग्री सेंटीग्रेड और जल कण हिम कणों के चारों ओर संग्रहित हो जाएंगे। यानी क्या हो जाते हैं, जो जल के कण होते हैं, जब तापमान ऋणात्मक हो जाता है, जब तापमान यानी माइनस में जा रहा है, तो जल कण हैं वह जल कण भी उन हिम कणों के चारों ओर लिपट जाएंगे, संग्रहित हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम आपसे बात कर रहे थे, जब वह हिम कणों के चारों ओर क्या हो जाते हैं, जब वह हिम कणों के चारों ओर वह इकट्ठे हो जाते हैं, यानी जब वह हिम कणों के चारों ओर क्या हो जाते हैं, जब वह हिम कणों के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम उनकी बात कर रहे हैं आपसे। तो जिस तरह जल कणों के लिए आर्द्रताग्राही नाभिक की आवश्यकता होती है, उसी तरह कौन से कणों के लिए, उसी तरह हिम कणों के लिए, यानी उसी तरह किसके लिए, उसी तरह हिम कणों के लिए, किसके लिए, उसी तरह हिम कणों के लिए यानी हिमायन नाभिक की आवश्यकता होती है। क्या होते हैं हिमायन नाभिक, हिमायन नाभिक होते हैं हमारे पास में धूल के कण, धूल के कणों के साथ साथ मैं बात करूं सूक्ष्म मृदा के कण, यानी धूल के कण, धूल कणों के साथ साथ मैं बात करूं आपसे सूक्ष्म मृदा के कण। कौन से कण, सूक्ष्म मृदा के कण, यानी धूल कण, धूल कणों के साथ साथ में जो सूक्ष्म मृदा के कण और ज्वालामुखी की धूल, इन सब से क्या है हमारा हिमायन नाभिक, ठीक है ना। यानी हिम कणों का संवर्धन, यानी हिम कणों का आकार, यानी कौन से, यानी कितने डिग्री टेम्परेचर पर आदर्श माना जाता है,
0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य यानी आदर्श माना जाता है, यानी उपयुक्त स्थिति मानी जाती है। जब यहाँ पर उपयुक्त स्थिति मानी जाती है तो हम बात करें यानी जो आइस कण थे, यानी जो हमारे पास में आइस क्रिस्टल थे, उन आइस क्रिस्टलों का आकार बड़ा हो जाता है। इस कारण से वह ऊपर नहीं निलंबित हो पाते हैं, नहीं लटक पाते हैं, और वह नीचे की ओर कब गिरते हैं, जब वायु की एक गर्म वायु की एक मोटी परत होती है। जब ये हिमकण 0 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पर उस मोटी वायु की गर्म वायु की परत का तापमान पाया जाता है, तो वह उसमें ये हिमकण प्रवेश करते ही इस मोटी गर्म वायु की परत में प्रवेश करते ही वह हिमकण जल कणों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और जल कणों के रूप में जब परिवर्तित हो जाते हैं तो क्या प्रारंभ हो जाती है, वर्षा प्रारंभ हो जाती है। इस सिद्धांत को हमने कहा मेघ अस्थिरता और आइस क्रिस्टल का सिद्धांत। हम इधर आते हैं टकराव संलयन का सिद्धांत। तो टकराव संलयन का सिद्धांत द्वारा वर्षा जल बूंदों का निर्माण, विस्तार, टकराव एवं समेटन होता है, ठीक है ना। वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण बूंदें आपस में टकराती हैं। वायुमंडल में विक्षोभ होता है और विक्षोभ हो जाने के कारण से बूंदें आपस में क्या होती हैं, बूंदें आपस में टकराती हैं, और बूंदों के आपस में टकराने पर उनका क्या हो जाता है, यानी उनका संचयन होने से आकार बढ़ जाता है। संचयन होने का मतलब होता है कि वहाँ पर छोटी छोटी जल की बूंदें आपस में जुड़ती हैं। जुड़ने के बाद में वह बड़ी जल बूंद का रूप धारण कर लेती हैं। वह बड़ी जल बूंद का रूप जब धारण कर लेती हैं तो उनका आकार क्या होता है, उनका आकार बढ़ जाता है। जब उनका आकार बढ़ जाता है, उनके आकार के बढ़ जाने के कारण से, किसके कारण से, उनके आकार के बढ़ जाने के कारण से हम बात कर रहे हैं क्या होता है, यानी छोटी बूंद से जल बड़ी बूंद का आकार बढ़ गया। लेकिन इस परिकल्पना में दो कठिनाइयाँ कि बूंद का आकार कैसे बढ़ेगा, जब बूंदें आपस में टकराती हैं तो वह सम्मिलन नहीं होगा, आपस में नहीं मिलेंगे, उनमें टूटन की क्रिया और बिखराव की क्रिया होगी। तो ये तो एक इस परिकल्पना के लिए, इस सिद्धांत के लिए तो एक कठिनाई है, यानी तो ये तो एक प्रश्न चिन्ह का बिंदु बन गया। दूसरा हमारे पास में जो आता है, यदि हम दूसरे इफेक्ट की बात करते हैं तो तूफानी एवं गर्जन जो गरजने वाले बादल होते हैं, यानी तूफाने एवं कौन से बादल, तूफाने एवं यानी गरजने वाले, यानी गरजने वाले जो बादल होते हैं, यानी एक तो तूफानी बादल और एक तूफानी बादल के साथ साथ में कौन से, यानी गर्जन, यानी गरजने वाले, यानी गरजने वाले जो बादल होते हैं, इन बादलों से वर्षा क्या होती है, इन बादलों से वर्षा कम होती है। जो लेंग म्योर महोदय ने, उन्होंने सामान्य टकराव सिद्धांत में क्या किया, सामान्य टकराव सिद्धांत में संशोधन किया। किन्होंने, लेंग म्योर महोदय ने सामान्य टकराव सिद्धांत में क्या किया, लेंग म्योर महोदय ने सामान्य टकराव सिद्धांत में संशोधन प्रस्तुत किया और उन्होंने ऐसे कहा कि परिणाम स्वरूप यानी बड़ी जल बूंदें छोटी जल बूंदों का क्या कर लेती, छोटी जल बूंदों को आत्मसात कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, छोटी जल बूंदों को आत्मसात कर लेती हैं, और छोटी जल बूंदों को आत्मसात कर लेने के कारण से उनका आकार क्या हो जाता है, उनका आकार बड़ा हो जाता है। जब उनका आकार बड़ा हो जाता है, उनके आकार बड़े हो जाने के कारण से वह बूंदें आसमान में लंबे समय तक निलंबित नहीं रह पाती हैं। जब वह बूंदें आसमान में लंबे समय तक निलंबित नहीं रह पाती हैं तो धीरे धीरे जल बूंदों के रूप में क्या प्रारंभ हो जाती है, जल बूंदों के रूप में वर्षा प्रारंभ हो जाती है। जब जल बूंदों के रूप में वर्षा प्रारंभ हो जाती है तो इस प्रकार का जो हमारे पास में सिद्धांत आया, इस प्रकार के सिद्धांत को हमने जो नाम दिया वह सिद्धांत का नाम है टकराव। यानी आपस में बूंदें टकराएंगी और टकराव करके बूंदें आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाने के कारण से बूंदों का आकार बढ़ जाएगा, और बूंदों का आकार बढ़ जाने के कारण से क्या होगा, जब बूंदों का आकार बढ़ जाएगा
तो बूंदें बहुत लंबे समय तक निलंबित नहीं हो पाएंगी। बूंदें बहुत लंबे समय तक निलंबित नहीं हो पाएंगी तो उसे क्या प्रारंभ हो जाएगी, उससे वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। आज हमारे वर्षण के जो सिद्धांत थे, वह वर्षण के सिद्धांत का जो हमारा जो टॉपिक है, यह टॉपिक आज हमारा समाप्ति की ओर है। हम समाप्त करते हैं। जो वर्षण का हमारा टॉपिक था, जो हमारा अध्याय था, इसमें हमने वर्षण, बादल और वर्षण के बारे में, क्लाउड्स और प्रेसिपिटेशन के बारे में हमने बात की है। तो बादल और हमने प्रेसिपिटेशन के बारे में जो बात की है, उसमें हमने बादलों का सामान्य परिचय, बादलों के प्रकार, ठीक है ना, यानी ल्यूक होवार्ड के अनुसार और विश्व जो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार हमने प्रकारों की बात कर ली थी। हमने इसके अलावा यानी वर्षा में आए तो वर्षा का सामान्य परिचय, वर्षा के प्रकार और वर्षा के सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन की हमने बात कर ली। और आज ये हमारा टॉपिक है, ये अध्याय है, कंप्लीट होता है। प्यारे विद्यार्थियों, फिर पुनः मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ और हम उपस्थित होते हैं। इसी के साथ हम कुछ ही दिनों में यानी फ्यू डेज में हम आपका ये जो सेकेंड यूनिट चल रहा है और उधर से ये 7वां पेपर चल रहा है, उसकी जो फर्स्ट यूनिट आ रही है, जो भी यूनिट उनकी बैठ रही है, इस यूनिट को हम कुछ ही दिनों में, इसी सप्ताह में कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ये कंप्लीट हो जाए। बस समाप्ति की ओर लेकर के चल रहे हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ठीक है।